जय हिंद दोस्तों। आज मैं आरएस 2016 में पूछे गए जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट बी मैं करा रहा हूँ। पार्ट ए मैं आपको पहले करा चुका हूँ जिसमें बहुत सारे स्पॉटिंग एरर्स थे और कुछ वोकेबलरी के सेक्शंस थे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स। आज मैं जो कराने जा रहा हूँ इसमें है कॉम्प्रिहेंशन, यानी पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और उसके जवाब आपको उसी पैसेज में जो दिया हुआ है उसी डिफाइंड एरिया से आपको प्राप्त करके देना है। और दूसरा एक आपका प्रेसिज है और एक है आपका ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशन देखिए और उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए पहले ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। देखिए अब हमें ट्रांसलेशन करना है कुछ हिंदी सेंटेंसेस का। तो पहला जो वाक्य है यह इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आप चलिए ट्राई करिए इसको और बनाइए। यह इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट सो इजी एज यू अंडरस्टैंड। एज हम तब लगाते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ पहले से आपको ज्ञात है। तो सो के साथ चाहे एज लगाइए या दैट लगाइए। दैट हम तब लगाते हैं जब कुछ रिजल्टेंट दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपका सही है इस वाक्य का सेंटेंस। देखिए दोस्तों अगला वाक्य है, आप क्या करेंगे यदि आपको पता चले कि 7 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है, इस वाक्य को देखिए। आप क्या करेंगे यदि आपको पता चले कि 7 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है। आप भी बताइए साथ में, आप क्या करेंगे? What will you do if you come to know that the world is, पैसिव में यहां से बनेगा to be finished within 7 days। within 7 days, ठीक है? ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन दूसरे वाक्य का, सही है। अगला जो वाक्य है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन विश्व के सामने हमेशा से एक बड़ा मुद्दा है। तो उन्मूलन के लिए आपने एक वर्ड पढ़ा था इरेडिकेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोवर्टी इरेडिकेशन हमेशा से रहा है। तो इज नहीं लगाना है, हैज़ बीन, और हमेशा से हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग इशू इन फ्रंट ऑफ या इन द फेस ऑफ वर्ल्ड। ये आपका सही ट्रांसलेशन हो गया इस वाक्य का। आपने भी ऐसा ही बनाया है तो बिल्कुल सही है, ट्राई करते रहिए। देखिए दोस्तों अगला जो वर्ड है आशावादी वृत्ति, वह है जिसमें हर एक वस्तु हमें सुंदर और अच्छी प्रतीत होती है। तो आशावादी वृत्ति यानी आशावादी प्रवृत्ति, इसके बारे में बात हो रहा है। तो क्या सुंदर प्रतीत होता है? सब कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरीथिंग सिम्स। सिम्स मतलब प्रतीत होना, सिम्स भी लिख सकते हैं या सिम्स की जगह अगर आप चाहें तो अपीयर्स भी लिख सकते हैं या साउंड्स भी लिख सकते हैं। एवरीथिंग सिम्स साउंड्स अपीयर, एवरीथिंग के लिए सिंगुलर वर्ब। कैसा प्रतीत होता है? ब्यूटीफुल, हर एक वस्तु हमें सुंदर, ब्यूटीफुल और अच्छी। सिम्स ब्यूटीफुल एंड डिसेंट या प्रीटी। डिसेंट और प्रीटी कब? विद द टेंडेंसी ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है? सही है दोस्तों, इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म इज द टेंडेंसी in which everything seems
ब्यूटीफुल एंड डिसेंट, ऐसे ही बना सकते हैं। तो एक वाक्य को कई तरह से बनाया जाता है। अगर वाक्य ग्रामेटिकली सही है तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। अगला वाक्य है दोस्तों कि कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अपने गांव बहुत उपयुक्त हैं। क्या उपयुक्त है? तो लास्ट में वर्ब होता है हिंदी वाक्य में। क्या उपयुक्त है? अपना गांव। तो यहां से शुरू करेंगे। आवर विलेजेस, विलेजेस लिख रहे हैं तो आर लिखेंगे, आर क्वाइट सुटेबल पर्पस के लिए फॉर लगाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का। डेवलपमेंट ऑफ द, यहाँ पे द भी लगाएंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को आपको एक बार में पढ़ना है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ेंगे तो समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, अनलाइक अदर एग्जाम्स। जैसे एक पैसे से 4 या 5 ही सवाल होते हैं, 5 ही सवाल होते हैं, 5वां मतलब वर्ड होता है। तो ज़्यादा अगर सवाल पूछा जाता है एक पैसे से 10, 12, 15, तो उस सवाल को दिमाग में रखना मुश्किल होता है। तो छोटे अगर 4 सवाल हैं तो उसको आप चारों सवाल को एक बार पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी विषय वस्तु आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में पैसेज यहाँ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है, पहला जो सवाल है कि व्हाट इज काउजिंग अनहैप्पीनेस टू मैन, यानी क्या कारण है जिससे इंसान अनहैप्पी है, अनहैप्पीनेस के कारण बताइए। अगला है क्यों जरूरी है कि हम लोग केयरफुल रहें, जो हमारा अर्थ है और इसके जो रिसोर्सेज हैं इसके लिए हमें केयरफुल क्यों रहना है। तीसरा जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि हम लोग अब अगला जनरेशन को क्या देंगे, और अभी हाल के दिन में हमारे एटीट्यूड में नेचर के प्रति क्या बदलाव आया है। और एक वर्ड है लिमिट, कंट्रोल से मिलता जुलता जो वर्ड वहाँ होगा उसको हमें बताना है, स्लोली से मिलता जुलता जो वहाँ वर्ड है वो हमें बताना है। तो यहाँ चारों क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में आ गया कि इंसान का अनहैप्पीनेस का कारण पूछ रहा है कि हाल के दिनों में इंसान के एटीट्यूड में क्या बदलाव हुआ है प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति। फिर इसमें सवाल है कि हम आगे वाले जनरेशन को क्या दे के जाएंगे। दूसरा एक और सवाल है कि हमें केयरफुल रहना है, हमें सावधान रहना है जो प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं उनके यूसेज में, उनके यूज़ में, इस्तेमाल में उनका दोहन ना हो। तो हमें इन सवालों से समझ में आ गया कि ये जो पैसेज दिया गया है ये नेचर के बारे में है, नेचर के जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, उसका यूज मिसयूज इसी के बारे में होगा। हमारी ड्यूटी क्या है इससे रिलेटेड है। तो हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। चलिए पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए छोटे छोटे चंक्स में 3 पैराग्राफ में कॉम्प्रिहेंशन है। पहला पैराग्राफ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस जो होता है वो आपके लिए आइडिया सेंटेंस होता है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस से आपको आइडिया मिल जाता है कि किस विषय वस्तु के बारे में इस पैसेज में लिखा गया है। और विषय वस्तु को आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी है, और उसी विषय वस्तु से संबंधित कुछ उदाहरण वगैरह रहेंगे जिसको हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए नेचर इज आवर मदर, नेचर इज आवर मदर। तो एक छोटा सा एक सेंटेंस यहाँ पे हमने एक चंक इसको कहिए कि प्रकृति जो है हमारी माँ है। राइटर के मन तक पहुँचिए, राइटर क्या कह रहा है कि प्रकृति हमारी माँ है। एंड इफ इट इज सो बी कमांडेड, और यहाँ कंडीशनल बात हो रही है कि और अगर इसी तरह से अगर इनके साथ व्यवहार करें जैसे एक माँ के साथ करते हैं तो ये जरूर हम लोगों की बात मानेंगे। सही है। तो यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया है। पर्सनिफाइड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को एक व्यक्ति की तरह यूज करें, नेचर को मदर की तरह यूज किया जा रहा है, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो प्रकृति हमारी माँ है और अगर हम इसको इसी तरह से अगर हम व्यवहार करें तो ये हमारी बात को जरूर मानेगी। तो ये हमारा एक सेंटेंस है। तो हम पहले सेंटेंस से समझ गए कि प्रकृति के बारे में ही जो भी आगे बात होगी वो प्रकृति के बारे में बात होगी।
प्रकृति के बारे में, हमारा प्रकृति से संबंधित हमारा जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है प्रकृति के प्रति, उसके फायदे नुकसान के बारे में बात होगा। तो ये फर्स्ट सेंटेंस से हमें आइडिया मिल गया। अब अगला जो है देखिए, बट को मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। बट का मतलब हो गया कि यहाँ से अब बात प्रतिकूल है। पहला तो बोला गया कि प्रकृति हमारी माँ है, बट मतलब यहाँ से कुछ उल्टा बात हो गया। अभी अच्छा था और यहाँ से उल्टा बात चलेगा, तो ये रोड साइन की तरह काम करता है। लेकिन इंसान का जो अज्ञानता है, मैन, इंसान, और पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब का हुआ। इंसान का अज्ञानता जो है वही है मुख्य कारण। मेन सोर्स का मतलब मेन काउ समझिएगा, मुख्य कारण है उसके अनहैप्पीनेस का। यानी कि इंसान जो है प्रकृति के प्रति अज्ञानता जो दिखा रहा है, यही उसके दुखों का कारण है, जो प्रकृति उसे बार कभी कभी दंड देती है। तो यहाँ पे इस लाइन को समझ गए कि बट मैन्स इग्नोरेंस, इंसान की अज्ञानता उसके दुखों का कारण है। तो सवाल पढ़ने से समझ में आता है, आपने पढ़ा था सवाल, उसमें लिखा था कि क्या कारण है अनहैप्पीनेस का। तो आप लिख सकते हैं ना कि इंसान की अज्ञानता ही उसका। तो सवाल को पहले पढ़ लेने से थोड़ा सा हमें पता है कि कौन सा लाइन हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। अगला है सिंस बिगिनिंग। 3 पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ पहले देख रहे हैं। सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही इंसान लगातार यूज करता रहा है ये बेशकीमती, प्राइसलेस का मतलब जो जिसकी कोई कीमत नहीं है, बहुमूल्य है, अनमोल है। प्राइसलेस मतलब अनमोल। ये जो अनमोल गिफ्ट है जो नेचर का, हम लोग बिना कोई प्रतिबंध के इसको यूज करते रहे हैं। कोई हमें रोक टोक इसमें नहीं किया खुद को, और विदाउट रिस्ट्रेंट हम इसका यूज करते रहे हैं, दोहन करते रहे हैं, ये जो गिफ्ट मिला है प्रकृति से। अगला है ही हैज रेदर टेकन देम। ही प्रोनाउन है जो मैन के लिए आया है, कि वह इसको ग्रांटेड के रूप में ले चल रहा था कि कुछ भी कर लो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, अपना लेते रहो। तो ही हैज रेदर टेकन देम, यानी बिल्कुल, रेदर यहाँ एडवर्ब है, बिल्कुल ग्रांटेड लेके चल रहा था, टेकन फॉर ग्रांटेड। और शायद ही यहाँ पे इन्वर्सन में बन रहा है, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, जब भी शुरू में रहे ना तो ये इन्वर्सन कहलाता है। शायद ही कभी इंसान ने सोचा कि जो हवा की सप्लाई होती है, जो हमें हवा मिलता है, पानी मिलता है, फूड मिलता है, इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुफ्त का चीज़ है, सोचते नहीं हैं, जो प्रकृति हमें दे रही है। और जो औद्योगिक जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो प्राप्त करते हैं फ्रॉम द बाउल्स ऑफ द अर्थ। बाउल्स का मतलब इंटेस्टाइन्स होता है। बाउल्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी पर्सनिफिकेशन है। बाउल्स होता है, आंत को कहते हैं, इंटेस्टाइन्स को कहते हैं। तो हम पृथ्वी के आंत से जो रॉ मटेरियल निकालते हैं, और उसके बारे में भी हम इग्नोरेंस है, हम नहीं सोचते हैं, कभी भी सोचे ही नहीं है कि ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा एक दिन। हम बिना कुछ सोचे उसको दोहन करते जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। नेचर हैज बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ थॉटलेस ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी प्रकृति जो पीड़ित है आज, जो प्रकृति है आज जो पीड़ित है, उसके पीछे कारण है थॉटलेस ह्यूमन इंटरवेंशन। जो हम प्रकृति के अपना जो नियम कायदे कानून होता है उसमें हम हस्तक्षेप करते हैं। इसका जो अपना रिसाइकलिंग प्रोसेस है, अपने आप को ये हील करता है, सही करता है। तो हम फॉर 100 ऑफ ईयर्स, यानी कि सैकड़ों साल में, तो उसमें हम जो थॉटलेस एक्शन किए हैं, उससे इनका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो बहुत प्रभावित हुआ है, उसमें हमने इंटरवेंशन किया है। एक पैराग्राफ समझ गए, यहाँ से हमें कुछ सवालों का जवाब मिल गया, और जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में वो बैठ रहा है कि प्रकृति हमारी माँ है। इसको अगर हम उसी तरीके से जैसे माँ के साथ व्यवहार करते हैं करेंगे तो ये बात जरूर मानेगी। लेकिन इंसान की जो अज्ञानता है इसके प्रति, प्रकृति के प्रति, वही उसके दुखों का कारण है। और शुरू से ही, जब से प्रकृति है, जब से इंसान है, शुरू से ही इंसान इस प्राइसलेस गिफ्ट जो नेचर का है उसको बिना रोक टोक के यूज कर रहा है। रिस्ट्रेंट वर्ड आगे याद रखिएगा, इससे सवाल बन रहा है। ही हैज रेदर टेकन देम, इसको बिल्कुल ग्रांटेड के रूप में लिया है। उसने इंसान ने बिना सोचे समझे कि हवा और फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, पानी कहाँ से मिल रहा है, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है धरती के गर्भ से, उन सबको हम लगातार यूज कर रहे हैं। और इसका जो नेचर का जो अपना रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसमें हमेशा हस्तक्षेप किए हैं। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए।
देखिए इस पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है कि वे लोग कहते हैं, सच में कहते हैं कि जो प्रकृति हमें प्राप्त किया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, ये हमें अपने एंसेस्टर्स, हमें अपने पूर्वजों से अनुवांशिक रूप से नहीं मिला है, बट हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। आप ऐसे समझिए कि ये जो प्रकृति है हमने बच्चों से उधार लिया है और बच्चों को वापस करना है हमें। वी आर ऑब्लाइज टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब है सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। हमें मजबूरी है कि इसको प्रिजर्व करें प्रकृति को, इसके लिए जो आगे वाला जो जनरेशन है ना उसके बेनिफिट के लिए। बट वॉट हैज़ मैन बीन डूइंग टू मदर नेचर, लेकिन ये प्रकृति है जिसको राइटर ने माँ कहा है कि हम लोग क्या करते आ रहे हैं प्रकृति के साथ। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉरेस्ट्स हैव बिकम कॉन्क्रीट जंगल्स, यानी जहाँ पे जंगल था वहाँ पे अब मकान का जंगल बन गया है। जो शानदार क्रिएचर्स था, क्रिएचर्स का मतलब जीव जंतु, और शानदार प्लांट्स था, डिपेंडेंट ऑन द रिच नेचर, यानी कि ये जो कहा जा रहा है कि जितने भी जंगल हैं या खूबसूरत प्लांट्स हैं या खूबसूरत क्रिएचर्स हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है हमारे प्रकृति के ऊपर। प्रकृति नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हम लोग सब उसको ख़त्म कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द फेस ऑफ मैंस क्रुएल्टी, यानी इंसान की क्रूरता के सामने ये कुछ भी नहीं बच रहा है। सर्वाइव करना मुश्किल है इन सब चीज़ों का, ना प्लांट्स बच रहा है, ना एनिमल्स बच रहा है, ना जंगल बच रहा है। ओजोन लेयर प्रोटेक्टिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है। गेटिंग ग्रेजुअली गेटिंग डिप्लीटेड, तो यहाँ ग्रेजुअली वर्ड याद करिएगा, याद रखिएगा कि ग्रेजुअली से भी वर्ड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ हैं, यही 3 पैराग्राफ से आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ग्रेजुअली गेटिंग डिप्लीटेड, सो डिस्परेट वी आर, इतने हम लोग अति उत्साही हो चुके हैं आज को एंजॉय करने में कि कल लगता ही नहीं कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये पैराग्राफ दूसरा हमारा खत्म होता है। अब यहाँ से तीसरा पैराग्राफ देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज नाउ, अब मैन हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग, इंसान ने यह एहसास उसको होना शुरू हो गया है, ही हैज़ टू वर्क विद नेचर, उसे प्रकृति के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, मिल के रहने की ज़रूरत है विद नेचर, एंड कैन नॉट अलाउ इट्स डिस्ट्रक्शन, प्रकृति की बर्बादी वो कभी भी अलाउ नहीं कर सकता इंसान, अगर करेगा तो वो खुद बर्बाद होगा। मैन हैज़ बिगन टू अंडरस्टैंड, इंसान ने समझना शुरू कर दिया है दैट कि प्रकृति और इसके जो रिसोर्सेज हैं आर वास्ट बट लिमिटेड, यानी कि प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं तो वास्ट, वास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, इमेंस, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है कि लिमिटेड है। नेचर्स गिफ्ट, जो प्रकृति का गिफ्ट है, आर टू बी कंजर्व्ड, उसे हमें सुरक्षित रखना है। लेट्स ऑल मेक अ जॉइंट वेंचर टू मेक नेचर एज प्योर एज बिफोर एंड ट्राई टू मेंटेन द इमॉर्टल रिलेशनशिप ऑफ मदर एंड सन बिटवीन नेचर एंड मैन। यहाँ कहा जा रहा है कि नेचर का जो गिफ्ट है इसको कंजर्व करना है, और साथ में मिल के हम सब लोग जितने भी इंसान हैं कोशिश करना चाहिए कि इसको जितना शुद्ध हो सके उतना रखा जाए जैसे पहले था, और एक जो अमर रिश्ता है एक माँ और बेटा का, उसी तरह से प्रकृति और इंसान का होना चाहिए। अब ये जवाब जरा इनका बनाते हैं। देखिए दोस्तों पहला जो सवाल बन रहा है कि व्हाट इज काउजिंग अनहैप्पीनेस ऑफ मैन, यानी व्हाट इज द काउज ऑफ मैंस अनहैप्पीनेस। तो आपने पढ़ा था कि इग्नोरेंस जो है यही कारण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द काउज ऑफ मैंस अनहैप्पीनेस, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज his ignorance towards nature। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का।
देखिए दोस्तों, दूसरा जो सवाल है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल इन आवर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। यानी जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उसके यूज में हमें केयरफुल रहना है, क्यों रहना है। तो अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ था कि जो नेचर हमें गिफ्ट करता है, जो सप्लाई हमें मिलता है, एयर, वाटर, फूड या अदर जो रॉ मटेरियल हैं, वो है तो बहुत ज़्यादा लेकिन वो लिमिट है। तो उसको हमें संभाल के रखना है। ये प्रिजर्व करने की चीज़ है, इसको कंजर्व करने की चीज़ है, ताकि आगे वाले जनरेशन को भी मिल सके। तो यहाँ पे हम इस बात को लिखेंगे, वी हैव टू बी केयरफुल इन द यूज ऑफ नेचर्स resources. Why? Because it is limited and we should, यहाँ लिख रहे हैं और नीचे also be stay away from intervening the natures, नेचर में द नहीं लगता है, आगे वाले वर्ड के लिए लग रहा है, नेचर्स रिसाइकलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से मैंने शुरू किया है और ये लास्ट लाइन है। तो ये हमारा हो गया कि हमें यूजफुल केयरफुल रहना है, क्योंकि इसका जो नेचर का जो रिसोर्सेज है, जो नेचर का गिफ्ट है, ये है बहुत लेकिन लिमिटेड है। और इसके साथ साथ हमें स्टे अवे, मतलब हमें इसका जो नेचुरल जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसमें हमें इंटरवेन भी नहीं करना चाहिए। सही है। और इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल इन आवर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। प्रकृति ने जो हमें रिसोर्सेज हैं, इसके बहुत सारे जो हमें दिया है गिफ्ट्स, उसके जब यूज करते हैं उसमें हमें केयरफुल क्यों रहना है। तो पैसे जब पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो सप्लाईज हमें एयर का, वाटर का, फूड का या रॉ मटेरियल मिलता है वो लिमिटेड है। तो अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तो आगे के लिए ये फिनिश हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें केयरफुल रहना है। सही है। तो हम इसी सवाल का जो सवाल पूछा है वाई, उसी का जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा कि नेचर्स रिसोर्सेज आर वास्ट बट लिमिटेड। तो इट्स excessive use without thinking will ruin all the resources one day। तो नेचर का जो रिसोर्सेज है वो वास्ट है बट लिमिटेड है, सो इट्स एक्सेसिव यूज विदाउट थिंकिंग विल रूइन ऑल द रिसोर्सेज वन डे। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। सही है। तो जब हम पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो अपने शब्दों में उसको आंसर दे पाएंगे। अगला जो सवाल बन रहा है दोस्तों कि व्हाट डू वी ओ टू आवर फ्यूचर जनरेशन। हम आगे वाले जनरेशन को क्या देते हैं। तो इस पैसेज के अनुसार लिखा हुआ है कि हम लोगों को जो नेचर मिला है वो एंसेस्टर से इनहेरिट नहीं किए हैं, बल्कि हम अपने आगे वाले जनरेशन से हमने इसको उधार लिया है और उनको हमें लौटाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी आर बाउंड टू गिव नेचर and its resources to our future generation।
so that they survive nicely. ऑब्लाइज्ड वहाँ यूज किया गया था वर्ड, हमने यहाँ बाउंड का यूज किया है. वी आर बाउंड टू गिव नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज टू अवर, यही हमें अगले जनरेशन को देना है. यही जवाब होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का. देखिए अगला सवाल है कि व्हाट रिसेंट चेंज हैज टेकन प्लेस इन मैन्स एटीट्यूड टू नेचर. नेचर के प्रति इंसान के जो एटीट्यूड हैं, व्यवहार हैं, उसमें क्या तब्दीली आया है हाल के दिनों में. तो आपने पढ़ा था कि अब इंसान रियलाइज करना शुरू कर दिया है, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि नेचर के साथ ही हमें कॉप अप करना है. अगर नेचर का डिस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारा भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और एक मदर और सन वाला जो इमॉर्टल रिलेशनशिप है वो नेचर और मैन में मेंटेन रहना चाहिए. तो वही जवाब हो जाएगा. तो लिख सकते हैं कि नाउ man has started realizing his immortal relationship with nature like mother and son. He cannot bear the destruction of nature at any cost. सही है, ये हमारा जवाब हुआ इस क्वेश्चन नंबर 4 का. Man has started realizing his immortal relationship with nature like mother and son and he cannot bear the destruction of nature at any cost. सही है, सिंपल सरल जवाब. देखिए इसमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं जो पैसेज से मिलता जुलता वर्ड है, पैसेज में दिए गए वर्ड से मिलता जुलता है. तो मैंने 2 जगह आपको पॉइंट आउट कराया था कि लिमिट और कंट्रोल का मतलब रिस्ट्रेंट होता है. रिस्ट्रेंट, तो रिस्ट्रेंट जो है लिमिट और कंट्रोल के लिए जो वर्ड आएगा रिस्ट्रेंट आएगा, और जो धीरे धीरे कोई काम होता है उसके लिए एक वर्ड था दूसरे पैराग्राफ में ग्रेजुअली. तो सेकंड के लिए ग्रेजुअली लिखिएगा, स्लो प्रोसेस जो होता है उसको ग्रेजुअली कहते हैं. ठीक है दोस्तों. देखिए दोस्तों इस सेक्शन में है प्रेसिज राइटिंग दिया हुआ है. इसमें करीब यहाँ देखिए वर्ड्स दिया हुआ है, ये है आपके 249 वर्ड्स हैं टोटल पैसेज का, टोटल 249 वर्ड है काउंट करके. तो इसको प्रेसिज बनाना है, प्रेसिज यानी कि 1/3 में करना है, इसको शॉर्टेन करना है, और एक सुटेबल टाइटल भी देना है. सही है, सुटेबल टाइटल भी देना है. तो इसमें जो पूरा पैसेज में बात हो रहा है वो वर्किंग वुमन के ऊपर है. वर्किंग वुमन और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात हो रहा है. तो यहाँ पे हम जो हेडिंग और कैप्शन देंगे वो यही देंगे, वर्किंग वुमन एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके जो दायित्व हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है, देखिए एक बार इसको पढ़िए. इसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो वर्किंग वीमेन हैं, भारत में जो वर्किंग वीमेन हैं, यहाँ पे देखिए, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी कि भारत में जो वर्किंग वीमेन हैं, जो कार्य करने वाली महिलाएं हैं, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं ना वो डबल है. इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, और अगर वे शादीशुदा हैं और फैमिली हैं तो उसका डबल है. हमारे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, जो लड़की अभी शादी नहीं हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है. लेकिन यहाँ रिलेट कर रहा है कि वेस्ट में, यानी वेस्टर्न जो वर्किंग वुमन हैं, आर हार्ड हेडेड कैरियरिस्टिक्स. हार्ड हेडेड
कैरियरिस्ट्स हैं, यानी कि कैरियर के प्रति वो बिल्कुल कमिटेड हैं। जॉब के प्रति उनका फैमिली के प्रति उतना कमिटमेंट नहीं है जितना कि जॉब के प्रति। हियर इन इंडिया वीमेन स्टिल हैव ट्रेडिशनल रोल्स, यानी कि भारत में जो महिलाएं हैं इनका ट्रेडिशनल रोल्स है, परंपरागत, जैसे बच्चा पालना, घर का लोगों का सेवा भाव करना, ये जो ट्रेडिशनल रोल उनको दिया रहता है जो उन्हें पूरा करना होता है और उसको वो प्रेफर करते हैं, करियर से ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं और वो जो घर के जो परिश्रम है उसको अवॉइड नहीं करते हैं। दूसरा पैराग्राफ में है कि देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वीमेन। जो इंडिया में काम करने वाली जो वर्किंग वीमेन हैं उसके भी 4 कैटेगरी हैं। कौन कौन है इसमें देखिए बताया जा रहा है कि सम वर्क, कुछ लोग जो हैं, पहला है कुछ लोग जो काम करते हैं क्योंकि वो बस उनको काम करना होता है, शादी के बाद वो काम करना छोड़ देते हैं, बस उतना ही दिन तक काम करना है जब तक शादी नहीं हुई है, तो एक कैटेगरी ये हुआ। और मेजोरिटी जो है दूसरा, जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो ये लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं, योग्य हैं, ठीक है। और एक जो है वो इनकम चाहता है और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ चाहते हैं, इसलिए भी एक कैटेगरी है जो चाहते हैं कि इनकम अच्छा हो और एक अलग तरह का ज़िंदगी मिले। और एक छोटा सा संख्या है उन महिलाओं का, वर्किंग वुमन का, करियर वुमन का, जो कैसे हैं, इसमें 4 हो गया, इसमें तीसरा जो हो गया आपका कि सेकंड इनकम, और एक जो है वो दूसरा लाइफ चाहते हैं अलग तरह का। लेकिन जो बहुत कम महिलाएं हैं, अगला जो एक लास्ट बताया जा रहा है, एक बहुत ही कम संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो एकदम करियर के प्रति डेडिकेटेड महिलाएं हैं, जैसे वेस्टर्न में होता है, उसकी संख्या कम है। साइजेबल यानी कि बहुत बड़ा जो सेक्शन है वर्किंग वुमन का, वो ब्रेड विनर्स है, यानी कि वो इनकम के लिए, जीविका उपार्जन के लिए कार्य करती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स क्वाइट एपरेंट, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ वर्किंग वुमन है, ज़्यादातर जो काम करने वाली महिलाएं हैं, द फैमिली टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द जॉब, यानी कि वो फैमिली को प्रेफर करते हैं। वर्किंग वुमन है लेकिन प्रेफर वो फैमिली को करते हैं जॉब के ऊपर, इसलिए दोनों तरफ से वो काम करते हैं, अपना जो ऑफिशियल वर्क है वो भी और जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी। तो पहले ही वाक्य में राइटर ने समझा दिया है कि इसका जो वर्किंग वुमन है इंडिया में, उनका रोल जो है डबल है। दे प्रेफर टू स्टे इन जॉइंट फैमिली वेयर देयर चिल्ड्रेन कैन बी टेकन केयर ऑफ वाइल दे आर एट वर्क, यानी कि ऐसी महिलाएं चाहती हैं कि जॉइंट फैमिली में रहें ताकि उनके बच्चों का देखभाल घर में जो और लोग हैं वो करें, उनका हो सके। वेन दे, यहाँ से देखिए, वेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वह शाम में वापस आती हैं, फ्रॉम द रिलेटिवली मॉडर्न सराउंडिंग्स, जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ का एक अलग सराउंडिंग्स होता है वर्क प्लेस का, तो उनकी पर्सनालिटी जो वहाँ वाली होती है वो बिल्कुल एकदम नीचे चली जाती है और यहाँ पे घर में जब लग जाती हैं, अकोमोडेट द डिमांड्स ऑफ दियर टाइम एंड अटेंशन बाय द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, जो घर के लोग हैं अलग अलग डिमांड करते हैं, कोई चाय मांग रहा है, कोई कॉफ़ी मांग रहा है, बच्चा बिस्किट मांग रहा है, तो साफ सफाई, कपड़ा धोना, इन सब में वो लग जाती हैं। हुज, यानी कि उस वर्किंग वुमन का जो प्रीडोमिनेंट का मतलब मुख्य, जो मेन जो फीलिंग्स होता है, वो हमेशा उनका जो फीलिंग का ध्यान नहीं रखा जाता है, उनका फीलिंग हमेशा निगलेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह की जो महिलाएं हैं ना, दीज वुमेन ऑफन डू दियर शॉपिंग ऑन द वे फ्रॉम ऑफिस, दे रिजर्व दियर वीकेंड्स फॉर हैवी हाउस वर्क विच विल हेल्प देम टू कोप विद द रेस्ट ऑफ द वीक विद रिलेटिवली लेस टेंशन। तो वैसे तो अपना जो शॉपिंग वगैरह है ऑफिस से आते समय ही कर लेती हैं, और जो बड़े बड़े काम होते हैं, हैवी काम है, उसको वीकेंड में निपटा देती हैं ताकि अगला जो वीकेंड है उसमें ज़्यादा टेंशन ना बढ़ जाए, और थोड़ा सा टाइम वो अपने फैमिली के लिए, मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए बचाती हैं, ये भी उनका ड्यूटीज़ है। और सही में राइटर ने कहा है कि एकदम जो स्पष्ट रूप से बात है कि अपने लिए उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है।
तो ये है दोस्तों पैसेज जो तकरीबन 249 वर्ड्स में है। अब इसको 1/3 करेंगे तो आपको 115-16 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो अपने शब्दों में लिखना है, इसका सेम जो स्टेटमेंट है या सेम सेंटेंस है उसका रिपीट ना हो, सेम वर्ड और सेम फ्रेजेस का भी यूज ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, वर्किंग वुमेन एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे आप लिखिए अपने मन से, वर्किंग वुमन इन इंडिया हैज, ड्यूअल है यहाँ डबल कर दिए, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनलाइक वेस्टर्न वर्किंग वुमन। वेस्टर्न के वर्किंग वुमन से इनका डबल होता है। सही है। लिखेंगे, दे हैव टू मैनेज देयर ऑफिसेज एंड household activities together। ठीक है। they prefer to live in a joint family so that their kids could be taken care of। शॉर्ट में लिखना है तो दे कोप अप विद शॉपिंग housework, giving time to kids and spouses in their busy life। They use weekend for all the heavy work, so nothing left pending। Right? They have hardly time for themselves। अपने लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता है। इस तरह से शॉर्ट इन करके आपको उस पूरे पैसेज के भाव को एक्सप्रेस करना है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट बी जो है वो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में मैं इसका पार्ट सी दूंगा। और तब तक अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।